Yes, I can. No, 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 I can't. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यस आई कैन में। आज से हम विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है, उस उपकरण को क्या कहते हैं जो आवृत्ति में बिना परिवर्तन के नियत प्रत्यावर्ती वोल्टता को सीधे चर प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह उपकरण कौन सा है जो फ्रिक्वेंसी में बिना चेंज के नियत प्रत्यावर्ती वोल्टता को सीधे चर प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित कर दे रहा है। मतलब कि AC टू AC वो चेंज कर रहा है और फ्रिक्वेंसी को बिना चेंज किए, फ्रिक्वेंसी में बिना चेंजेस के AC टू AC वो चेंज कर रहा है। अब आप देखो ऑप्शन, अब उसके बाद ऑप्शन को देखो। आप पहले देखो दृष्टिकारी मतलब रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तो AC टू AC या AC से DC चेंज करने से कोई मतलब ही नहीं। इसका काम तो प्योरिटी करना है। AC में से DC को छांटना है, DC में से AC को छांटना है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। फिर आता है परिवर्तक। परिवर्तक का काम तो अलग ही है, वो तो AC टू DC आराम से चेंज करेगी, DC टू AC को चेंज कर देगी। दृष्टि धारा वोल्टता नियंत्रक, इसमें DC की कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो DC की दृष्टि धारा वोल्टता नियंत्रक इसमें ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता नियंत्रक। ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता नियंत्रक। ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज कंट्रोल, जैसे कि AC वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप जस्ट लाइक ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर देख सकते हो। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपकी फ्रिक्वेंसी तो सेम होती है। जैसा कि आपको पता होगा इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज मानी गई है। उसी अनुसार अगर आप देखोगे तो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, बाकी लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन या स्टेप अप का काम करते हैं। एक फॉर्म के वोल्टेज को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो हो रहा है हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है। मेरा प्रयास है टाइम भले लग जाए लेकिन आपको अच्छे से समझ में हर चीज़ें आ जाएं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ चुनें। देखिए अब इसमें विकल्प कौन कौन से हैं। कॉपर है, कोबाल्ट है, सीसा है, सोना है। ये 4 विकल्प हैं अपने पास। तो आप देखते हो कॉपर के आपके घरों में कोई बर्तन होंगे, कई मटेरियल होंगे, उसके आगे आप चुंबक को ले जाके देखो, क्या वो कॉपर चुंबक से चिपकता है? बिल्कुल नहीं चिपकता है। इसका मतलब क्या है, कॉपर लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। शीशा आपके घर में जिसमें आप अपना फेस देखते हो, शीशे में अगर आप मैग्नेट को ले जाके देखो तो क्या वो मैग्नेट उस शीशे में चिपक जाएगा? बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसका मतलब वो शीशा भी लौह चुंबकीय नहीं है। अब बात आती है सोने की। आप गोल्ड के पास ऐसा करो, कोई मैग्नेट ले जाके देख लो, अगर गोल्ड के पास मैग्नेट चिपक जा रहा है तो वो फेरो मैग्नेट है, मतलब कि लौह चुंबकीय है। अगर नहीं चिपक रहा है तो वो सोना भी आपका लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बच रहा है हमारा कोबाल्ट। अब अगर आपके पास कोबाल्ट तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप लौह चुंबकीय पदार्थों में कोबाल्ट ऑप्शन को इसको आपको रटना पड़ेगा कि कोबाल्ट ऑप्शन आपका, कोबाल्ट एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगर आपको आसपास कहीं मिलता है कोबाल्ट का कोई मटेरियल तो आप उसमें अपने आयरन टेस्ट करके देख सकते हो, वो आपका लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और जो मैग्नेट आपका है उसमें चिपक जाएगा वो। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो रहा है कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सजावटी लैंप के रूप में किसे प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सजावटी लैंप की बात कर रहा है। विसर्जन लैंप तो आप जानते हो, डिस्चार्ज लैंप, जो कि एक बार यूज़ होती है, उसमें गैस होती है, एक बार गैस यूज़ हो गई, विसर्जित हो गई, ख़त्म। जैसे कि आपका विसर्जन लैंप मतलब ट्यूबलाइट। गैस पूरित लैंप, गैस फिल्ड लैंप जानते ही हो आप, आर्गन गैस, जैसे आपके पहले 100 एडिशन बल्ब आते थे, वो सब गैस पूरित लैंप है। निर्वात लैंप, वैक्यूम लैंप, जिसके अंदर वैक्यूम भर दी जाती है और वो लैंप जलती है। वो मतलब ये सब बड़े साइज के हैं जो कि सजावट के रूप में उपयोग नहीं होते।
अब हमें परावर्तित लैंप का यूज करना पड़ता है। परावर्तित लैंप क्या होते हैं? जो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखते हो सजावटी लैंप, झालर वगैरह जो यूज होता है अपने घरों में दिवाली पे और कोई भी फंक्शन पे हम लोग जो सजाते हैं, तो ये उसी लैंप की बात कर रहा है। परावर्तक लैंप इस ऑप्शन इसका अनुसार इसे के ऑप्शन के अनुसार परावर्तक लैंप सही होगा। सजावटी लैंप के रूप में हम लोग परावर्तक लैंप का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। चौथा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। भविष्य के संशोधनों के कारण किसी भी विद्युत परिपथ की डिजाइन में कितनी भार वृद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। संशोधन, अगर हम भविष्य में कोई संशोधन करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी हमको डिज़ाइन करनी है, तो लोड वृद्धि के लिए हम लोग कितना कर सकते हैं? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको रटना पड़ेगा। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन, ये आपके विद्युत के जो नियम होते हैं, विद्युत आयात रिलेटेड रूल जो होते हैं उसमें आपको दिया हुआ मिल जाएगा। ये 20%, अब मतलब आप 20 लोड, जितना भी लोड आप अभी दे रहे हो उसके 20% लोड वृद्धि को आप अनुमानित करके उसमें दे सकते हो, ताकि कभी भी अचानक मान लो लोड का फ्लक्चुएशन हो जाता है तो कम ज़्यादा लोड जो होता है, तो अगर मान लो आप पंखा चला रहे हो, आपका मन अचानक कर रहा है कि आप कूलर चला लो, फिर आपका मन कर गया आप एसी चला रहे हो, तो आपके घर में तो कंटिन्यूअस सप्लाई जा रही है और तार भी अपना सप्लाई उसी वोल्टेज पे दे रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे वो वोल्टेज की आपूर्ति करेगा। इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। फिर लोड में तो फ्लक्चुएशन हमको देना ही पड़ेगा ना, ताकि कम हो लोड हो या ज़्यादा लोड हो तो वो वायर अपने आप लोड को कैरी कर सके। चाहे ट्रांसफार्मर है, कुछ भी उपकरण लगा हुआ है तो वो लोड को कैरी कर सके। इसलिए हम लोग 20% एक्स्ट्रा को लेकर चलते हैं। ये 20% एक्स्ट्रा लेकर हम हमेशा से विद्युत परिपथ की डिजाइन करते हैं, ताकि लोड का फ्लक्चुएशन ना हो और बार बार लाइन ट्रिप होने से बचे, ताकि लोड बढ़े या घटे तो लाइन ट्रिप ना हो। इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाहित होती है? ये तो सिंपल सा गुण है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को हर बार मैं कहता हूँ, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से दो। क्वेश्चन पे आप आधा से देखो, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाहित होती है? देखिए कोई भी एक विद्युत इक्विपमेंट है, उसमें एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? धारा प्रवाहित करने की। तो उसी चीज़ को पूछा जा रहा है कि धारा प्रवाहित करने की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रतिरोध का मतलब क्या है? वो तो धारा को रोकेगा। प्रेरकत्व तो मतलब वो तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में धारा को प्रवाहित करने की ओर प्रेरित करेगा। आग्राहिता, ये तो एक क्षमता हो जाएगी कि धारा को प्रवाहित करने की क्षमता। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दिखता है चालकता। चालकता में क्या होता है? चालकता ऐसा गुण है जो किसी मटेरियल के अंदर उसमें धारा प्रवाहित करने की क्षमता को बनाए रखता है। मतलब कि चालकता के गुण के कारण ही किसी भी मटेरियल में धारा प्रवाहित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 1 है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। किस प्रकार की डीसी मशीनों के लिए पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? यहाँ पे पास कुंडली का मतलब है लूप वाइंडिंग। देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, लूप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ये 2 प्रकार की वाइंडिंगें हम डीसी मशीनों में करते हैं। आप सिंपल सा फैक्ट इसमें पकड़ लो। लूप वाइंडिंग का मतलब होता है जहाँ पे आपको करंट की आवश्यकता हो, वहाँ पे लूप। और वेव को आप सिंपल पकड़ लो। वेव मतलब वोल्टेज, W और V दोनों का आराम से एक साथ ले सकते हो। WV वेव वोल्टेज, जहाँ पे आपको ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता हो वहाँ पे आप वेव वाइंडिंग कर दोगे, और जहाँ पे आपको ज़्यादा करंट की आवश्यकता हो वहाँ पे आप हमेशा उच्च धारा और निम्न वोल्टता के लिए हमेशा से आप लूप वाइंडिंग को करोगे। इसलिए पूछा जा रहा है किस प्रकार की डीसी मशीनों के लिए लूप वाइंडिंग को प्राथमिकता दी जाती है। तो पहले देखो, आप लूप वाइंडिंग की बात आई तो निम्न धारा और निम्न वोल्टता, लो वोल्टेज और लो करंट और लो वोल्टेज के लिए तो हम लूप वाइंडिंग का यूज़ करेंगे नहीं हमें। और देखो दूसरा थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, लो करंट एंड हाई वोल्टेज। लो करंट और हाई वोल्टेज ये तो आपको वेव वाइंडिंग में मिलेगा। वेव वाइंडिंग के लिए आप लो करंट और हाई वोल्टेज का यूज़ करोगे। हाई करंट हाई वोल्टेज इस प्रकार की हम वाइंडिंग्स में कर नहीं सकते। तो इस प्रकार इसके अनुसार ऑप्शन दूसरा आपका सही हो रहा है, उच्च धारा और निम्न वोल्टता।
उच्च धारा और निम्न वोल्टता के लिए हम लूप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। देखिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है, जिसमें देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुनः आवेशनीय शेल का एक उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है पुनः आवासनीय शेल मतलब कि रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल सेल मतलब आप एक बार उसको यूज़ कर लो, यूज़ करने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाए, फिर से उठाओ, फिर से चार्ज करो, उसके बाद फिर से आप फिर से उसे यूज करो। तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा सेल है जो कि रिचार्जेबल है। आप इसको अपनी मोबाइल की बैटरी की तरह देख सकते हो। देखो मोबाइल की बैटरी में क्या होता है, आप एक बार उसको चार्ज करते हो, फिर यूज़ करते हो, फिर क्या करते हो, फिर उसको चार्ज करते हो, फिर यूज़ करते हो, मतलब ये आपका पुनः आवेशनीय सेल की श्रेणी में आ जाता है। इसी प्रकार ये तो शुष्क सेल में आता है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर होती है। इसी प्रकार एक आपका होता है लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल जैसे कि आप इन्वर्टरों में यूज़ करते हो, देखते हो चार्ज होता रहता है, एक तरफ आपकी बिजली की सप्लाई चलती रहती है। इसी का उदाहरण होता है लेड एसिड सेल, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही हो रहा है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हो तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा होगी। देखिए ये तो एक, इसको आप ऐसे भी समझा सकते हैं, एक चौथाई बोल दूँ मैं, ठीक है, लेकिन आप इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है। H=I²RT ये होता है। मतलब जो कुछ भी हमारा इसमें रेजिस्टेंस तो फिक्स है, रेजिस्टेंस की कहीं कोई बात नहीं की गई है, रेजिस्टेंस फिक्स है। जो भी बात हो रही है करंट की हो रही है, टेम्परेचर तो हम फिक्स ही रखेंगे इसमें, जो भी बात हो रही है करंट की हो रही है। तो अब हमें वोल्टेज और करंट में रिलेशन को निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला लेते हैं, V=IR। आप जानते हो करंट और उसके वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या होता है, V=IR। इसी को हम लेके देखते हैं, 220 वोल्ट और 110 वोल्ट, और इधर हम रख देते हैं I1 और इधर रख देते हैं I2। दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर हम काटेंगे 110 दूना 220, 2 आएगा। इसको हम अगर देखेंगे तो इसको हम इधर ले जाते हैं, I1=2I2। तो देखो I1=2I2, मतलब पहले जितना हम देखते हैं H=I²R और T। इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल I से हमको मतलब है। यहाँ पे पहले ऊष्मा इतनी मिल रही थी, अब हम देखते हैं तो I1/2 ऊष्मा मिलने लगती है। अगर हम इसको इसमें रख दें I2=I1/2, तो देखो कैसे होगा। अगर हम रख देते हैं तो देखिए कैसे होता है, H=I/2 का होल स्क्वायर RT, मतलब कि अब ये होगा तो क्या हो जाएगा, I²/4, मतलब पहले जितना मिल रहा था उसका 1/4। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/4। आशा है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर कितना होता है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन एक तरह से न्यूमेरिकली, इसको आपको क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो देखो शुष्क होने पर मानव शरीर का जो रेजिस्टेंस है वो 70 किलो ओम से 100 किलो ओम की तरफ होता है। हाँ इतना आपको पता होगा कि अगर आप जनरल बुक में पढ़ते हो तो मानव शरीर का टेम्परेचर 1 किलो ओम होता है। ये आपको पता होगा 1 किलो ओम होता है। 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम। ये तब बताया जा रहा है जब आपका शरीर ड्राई हो, मतलब वेट हो, गीला। जब आप गीले शरीर में आप होते हो तो उस समय आपके शरीर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, मतलब करीब 1 किलो ओम के बराबर होता है। और रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जितना आपके शरीर में रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतनी ही तेज़ी से आपके शरीर में फ्लो करेगा, और करंट जितनी तेज़ी से आपके शरीर में फ्लो करेगा विद्युत का झटका आपको उतनी ही तेज़ी से लगेगा। इसलिए बोला जाता है कि गीले हाथों से कभी किसी सामान को नहीं छूना चाहिए, विद्युत के
वायर, तार वगैरह, बोर्ड, स्विच, किसी भी चीज़ को आपको नहीं छूना चाहिए गीले हाथों से। सूखे हाथों से आप छू सकते हो, क्योंकि सूखे हाथों से आपके शरीर का टेम्परेचर, शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 70 किलो ओम से 100 किलो ओम के करीब होता है। इस प्रकार आप समझ गए हो कि गीले होने पर आपके शरीर का रेजिस्टेंस 1 किलो ओम और सूखे होने पे आपके शरीर का रेजिस्टेंस 70 किलो ओम से 100 किलो ओम की तरफ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आवृत्ति जितनी डैश होगी, बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। देखिए अब क्या बोल रहा है। आवृत्ति जितनी कम होगी, बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होगा। मतलब क्या बोल रहा है, F इक्वल टू 1/T। ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। T क्या है आपका आवर्तकाल, F क्या है आपका फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एक सेकेंड में जितनी बार विद्युत एसी पल्स गुजरती हैं, वो एक सेकेंड में जितनी बार विद्युत पल्स गुजरती हैं उनकी संख्या को ही हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। मतलब एक बार गई, फिर आई, गई, फिर आई, गई, फिर आई, गई, फिर आई, गई, फिर आई। ऐसे अगर आप लेके चलते हो ग्राफ को तो देखिए कैसे होता है। ये गया इम्पल्स, गया गया, तो देखो यहाँ पे 0 टाइम, यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइम। तो पहले देखो 1 2 3, तीन बार काउंट इसने लगाया। अगर हम फ्रिक्वेंसी को कम कर दें, मतलब ऐसे एक बार गया, फिर आया। अब देखो यहाँ पे 2 बार में ही पल्स चल रही है, मतलब कि करंट आपकी बॉडी में या फिर किसी भी इक्विपमेंट में बहुत ही धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। इसका मतलब आपके शरीर को झटका उतनी ही तेज़ी से देने की कोशिश वो कर रहा है। अगर आपके शरीर में तेज़ी से अगर झटका लगता है तो बस ये आया और गया, आया और गया, ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर वो धीरे से फ्लो करता है तो आपके शरीर में वो बना रहेगा, ऐसे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा और आपके शरीर में बना रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि आवृत्ति जितनी कम होगी, बिजली का झटका उतना ही अधिक लगेगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आप जितना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे उतना ही हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए चलते हैं। Yes, yes, I can.